हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लेक्चर नंबर 13 पर हैं। और लेक्चर नंबर 13 से आज हम अरेस्ट के चैप्टर को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अरेस्ट के चैप्टर को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक लेंथी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके हम किसी भी प्रोविजंस को छोड़ने वाले नहीं है। हम हर एक सेक्शंस को डिटेल में कवर करेंगे। तो यहां पर हम अरेस्ट ऑफ पर्सन का जो चैप्टर है, जो आपका, इसको हम जो है दो पार्ट्स में करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 1 होगा इसका, जिसमें हम जो है सेक्शन नंबर 35 से लेकर 39 तक पढ़ने वाले हैं। और जो आपको मंडे को लेक्चर मिलेगा मेरा, उसमें आप देखोगे कि हम जो है आपके 40 से लेकर 62 तक के रिमेनिंग प्रोविजंस को पूरी तरीके से डिटेल में कवर कर लेंगे। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, मेरी आवाज आप सभी को क्लियर है और बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल है, तो हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए यह है कि आज हम 18th इंडिपेंडेंस डे का ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं। ये क्लास जैसे ही खत्म होगी, इसके तुरंत बाद हमारी जो है क्या कहते हैं ग्रैंड सेलिब्रेशन की क्लास 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि आप जो है बहुत सारे गिफ्ट जीत पाएं, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी हम लोगों ने प्लान किए हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 6 बजे, मतलब आज ही ये सेशन होगा और तुरंत इस क्लास के बाद हम इस सेशन को जो है पूरी तरीके से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस सेशन के बारे में जिनको कल नहीं पता लग पाया था, वो आज इसको शाम को 6 बजे क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले, अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। अपूर्व सर जुडिशरी वाला ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी जानकारी ली जा सकती है। और बीएनएसएस के नोट्स यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे थे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि क्लास 5 तक के नोट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्लास 5 के बाद में आपके जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के नोट्स अपलोड तो हुए हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहे हैं। लेकिन आपका इसमें थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिच आ गया है, इस वजह से अब आपको देखने को मिलेगा कि कल तक आपको ये सारे नोट्स जो क्लास 13 आज हम कर रहे हैं, यहां तक के सारे नोट्स आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए, ऐप पर जाकर के डायरेक्टली जो जुडिशरी के ऑप्शन में जाइए, वहां पर फ्री बैच मिलेगा बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व सर, वहां से आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, इन बैचेस को ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 35 को एक बार हेडिंग इसकी मार्जिनल नोट को पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हर एग्जाम में इसमें आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये कहता है व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, कि एक पुलिस ऑफिसर किन किन शर्तों पर, किन किन कंडीशन को फुलफिल करते हुए क्या कर सकता है, आपके जो है क्या कहते हैं किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें आप देखोगे कि 7 आपके क्लॉजेस बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है क्लॉज नंबर 1, क्योंकि क्लॉज नंबर 1 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की लिस्ट दी गई है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ही किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो इसी को हम सबसे पहले एक एक करके समझ लेंगे। 35 से हर एग्जाम में आपके यहां पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 35 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, जो पुलिस ऑफिसर है, वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जब उसको मजिस्ट्रेट को क्या करने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट को यहां पर जो है मजिस्ट्रेट से रिटर्न ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कब? अरेस्ट एनी पर्सन इन दी फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं, तो यहां पर आपको क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा कि सबसे पहले कहता है हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कोई भी संज्ञेय अपराध को कमिट किया है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया है, तो फिर ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ने ये राइट दिया कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है उस ऑन द स्पॉट विदाउट वारंट, विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध पुलिस की निगरानी में, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है तो। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर बताया गया है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जब हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब मोर संगीन अपराध, जो कि हमारे क्या है, जिनमें हमारी पनिशमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस। अब इनका डिफरेंशिएशन या फिर कौन सा ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, ये आपको कहां देखने को मिलता है। आपको इसके लिए अगर ये पता करना है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, तो बीएनएसएस जिस
जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं इसका शेड्यूल 1 खोलना है। शेड्यूल 1 आप जब खोलोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल 1 के अंदर जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, ये जो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी भी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उस पुलिस ऑफिसर की ये पावर है कि विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा यहां पर कहता है 31 क्लॉज बी, ठीक है, अगेंस्ट हुम आ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, कि एक व्यक्ति है उसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है, या फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, पहले क्या कहा कि कोई भी कंप्लेंट आ गई है पुलिस ऑफिसर के पास उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, या फिर कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जानकारी रिसीव हुई है, ठीक है, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इन दोनों के बेसिस पर, ठीक है, रीजनेबल जो है कंप्लेंट के बेसिस पर, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर को यह लग रहा है कि यह ऑफेंस इसी व्यक्ति ने किया होगा, यह अपराध इसी व्यक्ति ने किया होगा, तो ऐसे केसेस में वो क्या कर सकता है, ऐसे केसेस कौन से केसेस होंगे, ये कॉग्निजेबल केसेस, मतलब पनिशेबल विद द इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे बी लेस देन 7 इयर्स और व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 7 इयर्स वेदर विद और विदाउट फाइन। ठीक है, ऐसे सारे अपराध जिनमें 7 साल तक की सजा है या 7 साल से ज्यादा की सजा है, उसकी कंप्लेंट आई है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, इस कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर मजिस्ट्रेट मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि ऑफेंस उसी ने कमिट कर रखा है जिसके खिलाफ ये इंफॉर्मेशन आई है, उस व्यक्ति को भी जो है क्या कहते हैं अरेस्ट करने का क्या होता है, अधिकार यहां पर होता है। लेकिन अगर आप इसमें जो है आपके 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर क्या कर रहे हो, आप इसको अरेस्ट कर रहे हो, तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहां पर फुलफिल करनी होंगी। अब वो कंडीशन क्या है, पहली कहती है द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सैड ऑफेंस। ठीक है, यहां पर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल बिलीव होना चाहिए, जो कंप्लेंट उसको मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है या सस्पिशन रेज हो रहा है कि इसी व्यक्ति ने ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, वहीं पर पूरी तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती हैं तो पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट कर पाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले कह रहा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। ठीक है, जिस व्यक्ति के खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया तो हो सकता है कि भविष्य में बाहर रह करके ये जो है क्या करे, ये अदर जो है क्या कहते हैं फर्दर ऑफेंसेस में अपना योगदान निभाए, दूसरे ऑफेंसेस में ये जो है शामिल हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा, ऐसे केसेस में उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर हमने इस व्यक्ति को अभी यहां पर अरेस्ट नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये फरार हो जाएगा, दुबक जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करेगा और फिर हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या निकली कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस केस की नहीं होने वाली, अगर इसका अरेस्ट नहीं करते तो ऐसे केसेस में पुलिस उसको वहीं पर जो है अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तीसरा कहता है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपीयर और टेम्परिंग विद सच एविडेंसेस इन एनी मैनर। ठीक है, यहां पर पुलिस को यह मानना है कि अगर इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट करके अभी अपने पास में नहीं रखा तो ये बाहर घूमते हुए जितने भी एविडेंसेस इसके खिलाफ हैं, ठीक है, उनको क्या कर देगा, पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, मतलब टेम्पर कर देगा, खराब कर देगा। तो ऐसे केसेस में भी क्या हो सकता है, ऐसे केसेस में भी यहां पर पूरी तरीके से उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद चौथी कंडीशन आपकी कहती है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एन इंड्यूसमेंट threat or promise to any person acquainted with the facts of the cases so far to disgust him from disclosing such fact to the court or to the police officer। ठीक है, तो यहां पर सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा गया, सिंपल लैंग्वेज में आपसे एक बात कही गई है। ठीक है, अगर इस व्यक्ति को बाहर छोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये बाहर रहने वाले जितने भी विटनेसेस हैं उनको इंड्यूस करेगा, थ्रेट करेगा और पूरी तरीके से क्या करेगा, उनको इंड्यूस करेगा, थ्रेट करेगा और उनसे पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं कोई ना कोई प्रॉमिस
कर लेगा, इनको रिश्वत देके लुभा देगा, जिससे कि वो उसके अगेंस्ट कभी भी कोर्ट में स्टेटमेंट देने नहीं आए। तो ये भी कंडीशन पर जो है पुलिस ऑफिसर को अगर लग रहा है तो इस पर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट, अनलेस सच अदर पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर। और पुलिस को यहां पर क्या लग रहा है, और पुलिस को यह लग रहा है कि अगर हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया तो जब भी हम पुलिस स्टेशन में इसको बुलाएंगे, ठीक है, या फिर जब भी हम इससे कहेंगे कि आपको कोर्ट में प्रोड्यूस होना है, प्रेजेंट होना है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है कोर्ट में ना आए और ना ही जो है पुलिस स्टेशन में आए। तो उसकी प्रेजेंस को कोर्ट में इंश्योर करने के लिए अगर कोई पुलिस ऑफिसर चाहता है तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को भी पूरी तरीके से अपनी कस्टडी में रख सकता है, उसको अरेस्ट में जो है रख सकता है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग। और अगर इन सब कारणों को देखते हुए जो कि 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी के अंदर बताए गए, इन सब कारणों को देखते हुए अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है तो उसको अपने जो रीजंस हैं वो क्या करने होंगे, लिखित में, राइटिंग में लिखने होंगे। ठीक है, कि मैं इस व्यक्ति को कौन से ग्राउंड के बेसिस पर अरेस्ट कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ये काम करने नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर वो ऐसे केसेस में अरेस्ट नहीं भी कर रहा है तब भी उसको राइटिंग में रीजन लिखना होगा कि मैं इस केस में इस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट कहता है अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन द रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। और यहां पर साफ साफ बोल दिया आपसे कि अगर ऐसा कोई भी मैटर होता है, प्रोवाइडेड दैट सिंपली भाषा में यहां पर बोल रहा है कि अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है तब भी रीजन रिकॉर्ड करने होंगे पुलिस ऑफिसर को लिखित में कि उसकी रीजन क्या है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी कि अगर वो इन सेक्शंस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रहा है विदाउट वारंट तो उसका भी लिखित रीजन उसको पूरी तरीके से क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, तो ये रीजंस लिखना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है आप पुलिस ऑफिसर को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसके बाद आते हैं आपके सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी से लेकर जी तक। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है आप पुलिस ऑफिसर में विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो आपने यहां पर अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सेक्शन नंबर 35 देखा। 35 के क्लॉज 1 में ये दो जो हमें सबसेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, इस सबसेक्शंस के अकॉर्डिंग जो आपको नीचे फर्दर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स हमने यहां पर पढ़ लिए कि कब कब हम जो है उसको अरेस्ट करेंगे और कब हमको जो है यहां पर ये प्रोवाइजो दिया कि कब उसको रीजंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब यहां पर जो सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, यहां तक हमें इसमें पढ़ना है। अब आगे पढ़ेंगे इसी को, कह रहा है सी अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। ठीक है, तो उन लोगों को भी जो है हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। पढ़ते हैं, अगेंस्ट हुम द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद द इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड मोर देन 7 years वेदर विद और विदाउट फाइन और विद द डेथ सेंटेंस एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। तो यहां पर सिंपल लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो कहा गया ऐसे ऑफेंसेस जिनमें मोर देन 7 years की पनिशमेंट है, 7 साल से लेकर के डेथ पेनल्टी तक की पनिशमेंट है, उसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर्स के पास आ रही है, पुलिस को लगता है कि हमें इन व्यक्तियों को अरेस्ट करना चाहिए, तो वो इन व्यक्तियों को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है who has been proclaimed as an offender, एक व्यक्ति जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होने का मतलब क्या है कि वो भगोड़ा डिक्लेयर किया जा चुका है। ठीक है, आपके किसी भी जो है कोर्ट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस के द्वारा। तो ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहीं पर भी पुलिस ऑफिसर को दिख जाते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को वो कहीं पर भी दिख जाते हैं, तो ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी विदाउट वारंट अरेस्ट करने का क्या होता है, उनको अधिकार होता है। ठीक है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ये डी क्लॉज ने आपको बताया। आगे कहता है इन पोजेशन ऑफ सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है,
ई पॉइंट ने यह समझाने की कोशिश की कि अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जिसके पास कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब चोरी की हुई वस्तु पाई जाती है, या फिर यह बिलीव होता है कि भाई जो जो प्रॉपर्टी इसके पास में है, जो भी चीजें वस्तुएं इसके कब्जे में है, वो हो सकता है चोरी की गई हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाए, या फिर पुलिस वाले को जो है क्या कहते हैं थोड़ी बहुत जानकारी या चीजों को देख के लगे कि हाँ ये चोरी वाली वस्तु है, या ये व्यक्ति किसी भी चोरी वाली वस्तु को रखने में, इसको आगे फर्दर सेल करने में इन्वॉल्व है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी क्या किया जा सकता है, ऐसे पर्संस को भी पुलिस के द्वारा सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हु ऑब्स्ट्रैक्ट द पुलिस और एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि पुलिस को उसके जो है काम करने से रोक रहा है, जैसे पुलिस वाला अरेस्ट वारंट करने के लिए, अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए कहां पर गया, उस प्लेस पर गया जहां पर कोई भी व्यक्ति रहता है जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट आया है, तो वहां पर और जो उसके आसपास के दोस्त मित्र यार हैं वो उसको जो है क्या कहते हैं पुलिस वाले को उसके घर में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पुलिस वाले को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने से, या फिर आप पुलिस की कस्टडी में हो और वहां से भागने की कोशिश करते हो, ठीक है, दोनों ही बातें इसमें लिखी हैं कि आपने पुलिस वाले को उसके पब्लिक फंक्शंस को करने से रोका, या फिर आपने क्या किया, या फिर आपने वहां से एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, या आपने वहां से भागने की कोशिश की। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में भी डियर स्टूडेंट जो है पुलिस वाला आपको क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको यहां पर पूरी तरीके से अरेस्ट करने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। जी कहता है हु हैज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टर, ठीक है। मतलब यहां पर सिंपल भाषा है कि अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, या फिर जो है आपके किससे, एयरफोर्स से, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है उससे भागे हुए व्यक्ति हो, ठीक है, तब आप जो है क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर के सामने पड़ते हो, तो ऐसे केसेस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, ठीक है। केंद्र सरकार के जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो केंद्र सरकार के अंदर आती हैं, तो अगर आप किसी भी केंद्र सरकार की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो है ट्रुप्स है उसमें आप थे और वहां से भाग गए हो, ठीक है, आप वहां पर जो है आप बिना बताए भाग गए हो, आपने रेजिग्नेशन वगैरह नहीं दिया है, तो ऐसे लोगों को भी पुलिस ऑफिसर सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर को रखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एच, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। यह समझना बहुत जरूरी है, क्या कहता है, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in or any act committed at any place outside the India which if committed in India would have been published an offense and for which he is under any law relating to the extortion or otherwise liable to be apprehended or detained in the custody in India। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ये हमसे कह रहा है a person committed a serious offense in the foreign country which also is an offense in India and he is liable to be extracted or apprehended in India, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने भारत के बाहर रह करके क्राइम कर दिया, लेकिन अगर वो भारत में होता तब भी उसको पुलिस अरेस्ट करती और अरेस्ट करके उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाती। तो ऐसे सारे केसेस में भी क्या बताया गया है डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे सारे ऑफेंडर्स जो कि बाहर क्राइम को करके आए हैं उनको भी यहां पर पूरी तरीके से जो है क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ब्रीच ऑफ रूल बाय रिलीज कन्विक्ट, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसको के क्या किया गया है, वो रिलीज किया गया। अब जब भी हम किसी को बॉन्ड पर रिलीज करते हैं या बेल पर रिलीज करते हैं तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि उससे कुछ कंडीशंस को साइन कराया जाता है। जैसे पहली कंडीशन कि तुम इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, यहीं पर तुमको रहना है, तुम इसको छोड़ के बाहर नहीं जाओगे। दूसरा, तुम्हें डेली पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी हाजिरी लगानी होगी। तीसरा, तुम बाहर जाकर किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करोगे। चौथी, यहां पर जैसे आपको देखने को मिलेगा, चौथा पॉइंट क्या है कि आप जो है क्या कहते हैं इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। पांचवा पॉइंट है कि आप जो है किसी भी तरीके से किसी भी विटनेसेस से मिलने की कोशिश नहीं करोगे, पब्लिक अपीयरेंस में नहीं जाओगे। तो इस तरीके की कंडीशन जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाई गई है और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति पूरी तरीके से वहां से जो है इन कंडीशन को बाहर आने के बाद वॉयलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केसेस में भी जो है ब्रीच ऑफ रूल बाय रिलीज कन्विक्ट, तो ऐसे केसेस में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उनको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कहता है, रिक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट कि मान लीजिए
एक पुलिस ऑफिसर है, ये सिंपल भाषा में आपसे को क्या समझा रहा है कि मान लो ये एक थाना है, ठीक है, ये आगरा थाना है। आगरा थाने में एक एक्स जो है क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद वो दिल्ली भाग आता है, ठीक है, दिल्ली भाग आता है। अब आगरा पुलिस को खबर लगती है कि ये भाई साहब यहां से भाग करके दिल्ली पुलिस स्टेशन दिल्ली में पहुंच गए। तो आगरा वाले पुलिस ऑफिसर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, संज्ञेय अपराध था, तो इसको अरेस्ट करने का राइट था, अरेस्ट करने का राइट था। तो अब आगरा का जो आईओ है वो आपके दिल्ली ना आकर के क्या करेगा, जिस भी दिल्ली के मान लेते हैं ये हमारे साकेत पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो ये यहां पर साकेत पुलिस स्टेशन का जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको ओरल या फिर रिटन ऑर्डर भेजेगा, ओरल या फिर रिटर्न ऑर्डर भेजेगा कि हमारे यहां पर एक्स नामक व्यक्ति रहता था, उसने एक क्राइम किया था, अब वो आपके एरिया थाने के ज्यूरिडिक्शन में आ गया, ठीक है, तो आप इसको अरेस्ट कर लीजिए, मेरे पास इसको अरेस्ट करने का पूरा पावर था, मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है, तो एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को इंटीमेट कर सकता है, दूसरे ज्यूरिडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को इंटीमेट कर सकता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए, मेरे पास पावर है, ठीक है, चाहे वो ओरल इंटीमेशन दे दे या फिर इस इंटीमेशन को लिखित में भी दिया जा सकता है, ठीक है, लिखित में भी इस इंटीमेशन को दिया जा सकता है। कहता है फॉर whose arrest any requisition whether written or oral, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specify the person to be arrested and the offense or the other cause for which arrest to be made, and it appears therefore therefrom that the person is might lawfully be arrested without a warrant by the police officer who issued the requisition, ठीक है। तो जिस पुलिस वाले को जो रिक्विजिशन इशू कर रहा है उसके साथ साथ उसको यह भी बताना होगा कि इस व्यक्ति को हम क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसका अरेस्ट करने का मेन मोटिव क्या है, ठीक है। तो अगर दूसरे पुलिस वाले को बिल्कुल ये जो है क्या कहते हैं ऑर्डर मिलता है, तो दूसरा पुलिस ऑफिसर उस एक्स व्यक्ति को जाकर के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 1, ठीक है, ये सेक्शन नंबर 35 क्लॉज 1 आपका यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप इनको बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, मैंने वहां पे स्पेसिफिकली एक एक करके लिख दिया था क्योंकि आपको इसको पढ़ने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसके बाद सब क्लॉज 2 पर आते हैं। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ his having so concern shall be arrested except under the warrant or order of magistrate, ठीक है। तो यहां पर सिंपल चीज में आपको क्या बताया गया, सिंपल चीज में क्लॉज 2 ने कहा कि अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ठीक है, तो और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट सच पर्सन विदाउट अ वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब एक व्यक्ति के खिलाफ नॉन कॉग्निजेबल केस की आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, आपको रीजन टू बिलीव भी है कि इसी ने यह असंज्ञेय अपराध किया होगा, लेकिन ऐसे केसेस में आप उसको डायरेक्टली विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करोगे, आपको पहले क्या करने होंगे, आपको पहले परमिशन लेनी होगी, और ये परमिशन किससे लेनी होगी, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी कि क्या हम नॉन कॉग्निजेबल केस में इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सिर्फ आप कॉग्निजेबल केसेस में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर और जो आपको ग्राउंड्स बताए गए हैं सेक्शन 35 क्लॉज 1 के अंदर, वही ग्राउंड्स प्रूव होने पर विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा सकते हो, क्योंकि सब क्लॉज 2 डायरेक्टली आपके ऊपर बार लगा रहा है कि आप हर केस में अरेस्ट करने नहीं जाओगे। सेक्शन 35 ने बता दिया कि पुलिस ऑफिसर के पास क्या क्या ग्राउंड्स हैं कि वो डायरेक्टली जाकर विदाउट वारंट अरेस्ट किन कंडीशन में कर सकता है। अब सेक्शन 35 क्लॉज 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसी वजह से जो मैंने आपको हर एक बात बताई है उसके नोट्स भी उसी में इनकॉर्पोरेटेड है, एग्जाम्पल के साथ में इनकॉर्पोरेटेड है। इन नोट्स को ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना जिससे आपको ये सारी बातें याद रहें। दूसरा कहता है सब सेक्शन 3, ठीक है, अरेस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, नोटिस, ठीक है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार सब सेक्शन 3 को पहले बेयर एक्ट से आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप हमेशा देखते हो कि पुलिस आपको थाने बुलाए तो पुलिस से आप क्या मांगो, 35(3) का नोटिस मांगो, ठीक है। 35(3) का नोटिस क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सेक्शन 39 में कर सकते हैं। हाँ जी, सेक्शन 39 में कर सकते हैं। अभी सेक्शन 39 आएगा तब उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले अभी इसको समझते हैं। अब ये थर्ड क्लॉज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थर्ड क्लॉज क्या कहता है? ये कहता है द पुलिस ऑफिसर शैल, ठीक है, द पुलिस ऑफिसर शैल, शैल मतलब मैंडेटरी है जी ऐसा करना। पुलिस ऑफिसर को ऐसा करना ही करना है, इससे बच नहीं सकता। इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम सेक्शन 35 क्लॉज 1 को पढ़ें, उसमें जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, ठीक है, उन ग्राउंड्स के बाद, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई भी मैटर उसके सामने कमिट हुआ है, रीजनेबल सस्पिशन अरेज हो रहा है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर को क्या देखने को मिल रहा है? उसके बाद भी पुलिस को देखने को मिल रहा है कि हमें इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करता है अंडर सबसेक्शन 1। फिर वो आगे क्या करेगा? इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ठीक है। तो अगर सेक्शन 35 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर को यह राइट दिया गया सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंदर कि अगर वो चाहे, ठीक है, अगर वो चाहे तो ऐसे केसेस में, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर वो चाहे तो ऐसे केसेस में लोगों को अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अरेस्ट नहीं कर रहा है और उसने रीजंस भी रिकॉर्ड कर लिए हैं ऊपर दिए गए क्लॉज में कि भाई मैं इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को जो है पुलिस ऑफिसर को, ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को क्या करना होगा? एक नोटिस भेजना होगा। उस नोटिस में लिखा होगा कि आपके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट आई है जिस पर हमें रीजनेबल सस्पिशन भी हो रहा है, तो आप जो है तय दिन पर तय तारीख पर पुलिस स्टेशन आइए और इन सब बातों पर जो है चर्चा हम जो है करेंगे और आपकी बात भी यहां पर सुनी जाएगी। तो अगर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो आपका यह राइट बनता है, क्योंकि अगर पुलिस वालों को सेक्शन 35 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कोई भी ग्राउंड मिल रहा होता तो वो डायरेक्ट विदाउट वारंट आपको आके अरेस्ट कर लेते, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं कर रहा है तो आप उनसे कह सकते हैं कि 35(3) का नोटिस मुझे भेजिए और मुझे बताइए कि मुझे पुलिस स्टेशन में आना किस तारीख को है, कितने बजे आना और किस ऑफिसर से आकर के मिलना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। 35(3) का नोटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। अब आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 कहता है वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, ठीक है। अगर 35(3) का नोटिस किसी भी व्यक्ति को भेज दिया गया है तो क्लॉज 4 ने जिस पर्सन को यह नोटिस भेजा गया है उस पर क्या किया है? बाउंडेशन लगा दी है। उस पर क्या किया है डियर स्टूडेंट? बाउंडेशन लगाती है। अब ये बाउंडेशन क्या कहती है कि 35(3) का नोटिस अगर आपके पास आया है तो आप ड्यूटी बाउंड हैं कि उस नोटिस को ओबे करेंगे। मतलब जो समय आपका लिखा है, जो तारीख आपकी लिखी है और जिस प्लेस पे आपको बुलाया गया है आपको जाना ही जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पुलिस ऑफिसर के पास डायरेक्ट आपको अरेस्ट करने का अधिकार आ जाता है, ठीक है। क्लॉज 5 में यही बात लिखी है, व्हेन सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस he shall not be arrested in respect of any offense referred to in the notice unless for the reason of recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested, ठीक है। तो जब तक आपके पास 35(2) का 35(3) का नोटिस आया, आपने उसको कंप्लाई किया, तो जनरल रूल ने कहा कि आपको अरेस्ट करने की पावर पुलिस के पास नहीं होगी और आपको पुलिस डायरेक्टली आकर के अरेस्ट नहीं करेगी, या फिर आप जब उनके पास जाओगे तब आप पुलिस आपको वहां पर अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या जिस भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि आपका अरेस्ट किया जाना मैंडेटरी है उस केस के लिए, तो ऐसे केसेस में वो आपके क्या करेंगे? स्पेशल रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद आपको इस नोटिस के बेसिस पर भी डियर स्टूडेंट्स क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस नोटिस के बेसिस पर भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्लॉज 6 ने कहा नोटिस आपने वॉयलेट किया तो क्या अरेस्ट पॉसिबल है? इफ द पर्सन टू हूम अ नोटिस हैज बीन इशू फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस या इज अनविलिंग टू डिस्क्लोज और एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी, ठीक है।
जब पुलिस ने ये नोटिस इशू किया, ठीक है, 35(3) का, आपकी ड्यूटी थी 4th क्लॉज में कि आप जाओगे, लेकिन यहां पर आपने नोटिस को वायलेट कर दिया, आप गए ही नहीं पुलिस के बुलाने पर, तब क्या होगा? ठीक है, द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच मे बी मेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे केसेस में पुलिस वाला, या तो आप फेल कर गए हो, आपने उस नोटिस की कंडीशन नहीं मांगी है जो भी बताई गई थी, या फिर आप अनविलिंग हो, ठीक है, डिस्क्लोज करने में, आपको बुलाया गया, आप गए तो सही, लेकिन पुलिस ने आपकी आइडेंटिटी पूछना स्टार्ट किया, बोले आप कहां रहते हो, आपका जो है ये मर्डर हुआ, इससे कोई जो है संबंध है, उन्होंने कोई भी चीज आपसे पूछने की कोशिश की और आपने जानबूझ करके उसको नकारा, आपका नाम पूछा, आपके फादर का नाम पूछा, आपका जो है एड्रेस पूछा, तो आपने अगर इन चीजों को भी नकारा है और पुलिस स्टेशन आप गए हो, तो भी आपको यहां पर वो पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें सबसे पहले 35 क्लॉज 1 इंपॉर्टेंट है, फिर 35 क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है, फिर 35 क्लॉज जो है क्या कहते हैं आपका 5 इंपॉर्टेंट है, और फिर 35 क्लॉज 7 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सेक्शन 35 सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, ये 7th जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इम्यूनिटी दे रहा है किन लोगों को, ये कुछ टाइप के जो पर्सन है हमारे यहां पर, उनको अरेस्ट से इम्यूनिटी दे रहा है कि अगर उनके खिलाफ कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो, क्रेडिबल जानकारी आई हो, ठीक है, कुछ भी परेशान मतलब कुछ भी प्रूव हो रहा हो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन से लोग हैं, क्लॉज 7 पर पढ़िए, नो अरेस्ट शैल बी मेड without prior permission of an officer not below the rank of डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, कोई भी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी केस में जहां पर सेक्शन 35 के ग्राउंड्स प्रूव भी हो रहे हैं, तब भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तब भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्या कहता है आगे, ध्यान से सुनेंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, अगर उसको इन व्यक्तियों को अरेस्ट करना है तो कम से कम डीएसपी या फिर उससे ऊपर के अधिकारियों की परमिशन लेना जरूरी है। आगे क्या लिखता है, in case of any offense which is punishable for the imprisonment less than 3 years and such person infirm or above the 65 years। ठीक है, तो 3 कंडीशन यहां पर निकल कर आती हैं। पहली कंडीशन क्या निकली, पहली कंडीशन निकली कि वो सारे ऑफेंसेस जिनमें के लेस देन 3 इयर्स की, ठीक है, लेस देन 3 इयर्स की पनिशमेंट है, ऐसे अपराध जिनमें लेस देन 3 इयर्स की पनिशमेंट है, ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं। कोई भी जो है डीएसपी से नीचे का अधिकारी डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता, डीएसपी की परमिशन लेकर इनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन आपने समझ ली। दूसरी कहता है सच पर्सन इज इन्फर्म, ठीक है, वो पर्सन बीमार इन्फर्म की कैटेगरी में आता है। और तीसरी कहता है कि वो व्यक्ति अगर 65 वर्ष से ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, अगर वो 65 वर्ष से ज्यादा है तब भी ऐसे पर्सनों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब भी ऐसे पर्सनों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आई होप सेक्शन 35 समझ में आ गया सबको, आई होप सेक्शन 35 समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया सेक्शन 35? यस प्लीज बताइए, सभी को समझ में आ गया? ठीक, चलिए 36 पर चलते हैं। 36 क्या कहता है, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एनी पर्सन ही शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर एंड ड्यूटीज। ठीक है, कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो अरेस्ट करते समय जाने के लिए 35 मतलब सेक्शन 35 में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते जाते समय उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, किसकी, पुलिस ऑफिसर की कुछ ड्यूटी है। तो ये पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करते समय इन ड्यूटीज को निभाना होगा। ठीक है, इन ड्यूटीज को निभाना होगा। ऐप पर सभी क्लासेस के नोट्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मंडे वाली क्लास से पहले अपलोड हो जाएंगे। कल तक का टाइम दीजिए। 60 ईयर्स है, जस्ट मैंने गलत, हाँ सॉरी, अब 60 ईयर्स, ठीक है, अब 60 ईयर्स। क्या बता दिया था मैंने, क्या बता दिया था, 65 बोल दिया था क्या है? हाँ,
तीन कंडीशन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस पार्ट को, ठीक है, कि सेक्शन सब क्लॉज 7 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। सब क्लॉज 7 कहता है नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट द परमिशन एंड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, कि अगर सेक्शन 35 की कंडीशन फुलफिल हो रही है और किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो ऐसे केसेस में अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है, 65 बोल दिया था उसके लिए सॉरी है, मैं 60 लिखा है यहां पर, बोल दिया होगा मुंह से निकल गया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट द परमिशन ऑफ डीएसपी, ठीक है, अगर आपके तीन कैटेगरी के पर्सन आते हैं तो डीएसपी की परमिशन लिए बिना उनको हम अरेस्ट नहीं कर सकते। पहली कंडीशन कौन सी है, ऐसे सारे ऑफेंसेस जिसमें लेस देन 3 इयर्स की पनिशमेंट है। अब इसमें सब आ जाएंगे, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब आ जाएंगे, ठीक है, कि ऐसा अपराध किसी ने भी किया है जो कि 3 साल से कम के लिए पनिशेबल है। तो ऐसे केसेस में उसको अरेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको डीएसपी की परमिशन लेनी होगी, इवन दो 635 के ग्राउंड्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर वो व्यक्ति जो है क्या है, इन्फॉर्म पर्सन है, ठीक है, इन्फॉर्म पर्सन है तो ऐसे केस में भी सेक्शन 35 की कंडीशन फुलफिल होने के बाद पुलिस विदाउट वारंट डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेगी, पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी की परमिशन लेगा। और तीसरा 60 ईयर्स लिखा हुआ है, अगर मैंने 65 बोल दिया था तो कोई बात नहीं, 60 ईयर से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, 60 साल से जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी शुरू हो जाती है, तो सीनियर सिटीजन अगर है और 35 की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पुलिस ऑफिसर जो है क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेगा। अगर अरेस्ट करना है 60 से ज्यादा के व्यक्ति को तो ऐसे केसेस में रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन ऑफ डीएसपी इज मैंडेटरी, ठीक है, तो डीएसपी की परमिशन लेना यहां पर मैंडेटरी होता है, ठीक है। 36 कहता है कि जब भी कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाएगा तो दिस इज दी जो है बाउंडेशन, ये क्या है, दिस इज द बाउंडेशन, कि उसको ये चीज फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, पुलिस ऑफिसर को ये करना ही करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, पहला क्या कहता है यहां पर, एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, ठीक है, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है तो शैल मतलब उसको ये फुलफिल करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। सबसे पहले बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि वो कपड़े वर्दी तो पहन के जाएगा ही, उसके ऊपर अपना बैज लगा के जाएगा जहां पर उसका नाम लिखा होगा, और वो लगाना मैंडेटरी है, जिससे कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है उस व्यक्ति को ये सारी चीजें जो है एटलीस्ट क्लियरली विजिबल हो कि कौन से नाम का और कौन से पद का ऑफिसर मुझे जो है आकर अरेस्ट करने आया है, ठीक है। दूसरा, प्रिपेयर ए अरेस्ट मेमो विच शैल, अरेस्ट करते समय वो एक अरेस्ट मेमो भी प्रिपेयर करेंगे। अब इस अरेस्ट मेमो में क्या करेंगे, एटलीस्ट बाय अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, ठीक है। अब इस अरेस्ट मेमो को कि मैं वहां पर गया, मैंने जाके उससे बातचीत की, उसको जो है अरेस्ट वारंट मतलब उसको सारी चीजें बताएं कि कौन सा केस हुआ, किस केस में हम इनको अरेस्ट करने आए, फिर मैंने उसको अरेस्ट किया, तो इस पूरे अरेस्ट की प्रोसेस का एक मेमो रेडी किया जाएगा और वो मेमो एटलीस्ट वन विटनेस से साइन कराया जाएगा। अब ये विटनेस कौन हो सकता है, उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिस व्यक्ति को हम अरेस्ट करके ला रहे हैं। अगला पॉइंट कहता है रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, ठीक है, उस सोसाइटी का कोई रेस्पेक्टेबल मेंबर भी हो सकता है, उस सोसाइटी का कोई रेस्पेक्टेबल मेंबर भी हो सकता है जिसको पूरी तरीके से आप जो है अरेस्ट करने जा रहे हो, उसके भी साइन करा सकते हो। इसके बाद ये जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होगा जो प्रिपेयर किया जाएगा उसको काउंटर साइन कराया जाएगा, किसके, अरेस्टेड पर्सन के द्वारा। तो यहां पर एक विटनेस के साइन होंगे, चाहे वो उसका फैमिली मेंबर हो या उसके एरिया का रेस्पेक्टिव मेंबर हो, और दूसरे साइन किसके होंगे, अरेस्टेड पर्सन के साइन होंगे, ठीक है, याद रखेंगे अरेस्टेड पर्सन के भी उस पर काउंटर साइन कराना जरूरी होता है, ठीक है। सी पॉइंट क्या कहता है, inform the person arrested unless the memorandum is arrested by a member of his family that he has right to have relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest, ठीक है। तो यहां पर सिंपल भाषा में एक चीज बता दी गई, ठीक है, सिंपल भाषा में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बताया कि अगर मेमोरेंडम फैमिली मेंबर से साइन करा लिया है तो फैमिली मेंबर्स को तो पता ही लग गया, ठीक है, मेमोरेंडम अगर फैमिली मेंबर्स को साइन कराया गया तो फैमिली मेंबर्स को तो पता ही लग गया भैया, क्या पता लग गया फैमिली मेंबर्स को कि हमारे यहाँ के पर्सन को अरेस्ट करके ले गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मेमोरेंडम फैमिली मेंबर्स ने साइन नहीं किया है तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस, ये पुलिस की ड्यूटी है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट करके ले गए हैं, जिस भी पर्सन को अरेस्ट करके ले गए हैं, ठीक है, जिस पर्सन को अरेस्ट करके ले गए हैं उस पर्सन के
उस पर्सन को बताएं कि यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने अरेस्ट के बारे में किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को या फिर जो है किसी अदर पर्सन को नॉमिनेट कर दो, जिससे कि हम क्या कर दें, जिससे कि हम तुम्हारे उन लोगों को आपके अरेस्ट की जानकारी दे दें। तो ये पूरा सेक्शन पुलिस वाले पर ड्यूटी लगाता है कि अरेस्ट के दौरान उसको क्या क्या करना होगा। अब डेजिग्नेशन, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर क्या होते हैं, सेक्शन 37 से लेकर के आगे सेक्शन 62 तक मंडे को पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज इतना ही टाइम है। आज 15 मिनट क्लास पहले भी खत्म करनी है, क्योंकि 6 बजे वाली क्लास की आपकी बहुत सारी प्लानिंग अभी मेरे को डिस्कस करनी है टीम के साथ में, ठीक है। तो अब 6 बजे आपके लिए सरप्राइज है सबसे बड़ा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखे हैं तो आज आपके लिए रिपब्लिक डे ऑफर का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट, सरप्राइज और गिव अवेज मिलने वाले हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं वो फटाफट से इस क्लास को एंड होने के बाद जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से 6 बजे वाली क्लास के लिए लाइव आ जाएंगे, जहां पर आप अपने कैसे गिफ्ट जीतोगे, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, हर चीज यहां पर आपको बताई जाने वाली है, ठीक है। क्लास के नोट्स अभी अपलोड नहीं हुए हैं, टेंशन मत लो, आपके क्लास के नोट्स आज नहीं कल रात तक अपलोड हो जाएंगे और सारे नोट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। 5 तक तो दिख ही रहे, 6 के बाद में आपको नहीं मिल पाए हैं, वो आपको आज मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 6 बजे मुलाकात होगी लाइव सभी स्टूडेंट से। क्या आपका भी सरप्राइज जीतने में नंबर आने वाला है? मिलते हैं 6 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।